वो समझ रहे हैं, लेकिन उसी में टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो चीज को सॉर्ट आउट किया जाएगा, वो डीबीएमएस अल्टरनेट कर दिया जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा, तो शेड्यूल अपडेट होकर आ जाएगा। तो सर बोले हाँ, 1.5 आवर का एक दिन है ना, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे अबाउट एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एंड if anyone have confusion or doubts related to the previous class, then first we will discuss that one and then we move to the topic further. किसी को कोई डाउट है तो रेज द हैंड। यस, बोलिए। सर मैं प्रीवियस क्लास छूट गया था। तो वीडियो देख लो, नहीं किए थे तो उसका सोल्यूशन। एक मीटर रजिस्टर फिर एक बार समझा दिए सर। में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर पाए तो लास्ट क्लास हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, म्यूट कर लीजिए आप। लास्ट क्लास के पहले वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रजिस्टर सेट ऑफ इंटेल 8086। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि 14 रजिस्टर सेट इज देयर। तो 14 रजिस्टर्स जो आपका इंटेल 8086 में है, वो 14 रजिस्टर्स में सबसे पहला एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर या कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर का क्या यूज है सबको पता है। बेसिक यूज इसका है कि किसी भी तरह का एएलयू में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उस ऑपरेशंस को के पार्शियल या इंटरमीडिएट रिजल्ट को ये एक आपका जनरल पर्पस रजिस्टर होल्ड करता है। तो इंटेल 8086 में एक्यूमुलेटर रजिस्टर को भी अंडर जनरल पर्पस रजिस्टर रखा गया है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर के रूप में एक्यूमुलेटर रजिस्टर आपका जो है एएलयू पार्ट ऑफ ऑपरेशंस के इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करता है। यानी एएलयू में जो भी आपका कंप्यूटेशनल जॉब हो रहा है इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, वो कंप्यूटेशनल जॉब के बेस इंटरमीडिएट जो आपका रिजल्ट है, वो सारे इंटरमीडिएट रिजल्ट को एक्यूमुलेटर रजिस्टर होल्ड करके रखता है। Similarly, accumulator register, we have base register, we have counter register, data register. तो we just discuss one by one. तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे accumulator register। तो Intel 8086 में जो आपका accumulator register है, क्योंकि आपको पता है कि Intel 8086 16 बिट रजिस्टर सेट होल्ड करता है। 16 बिट ये है भी माइक्रो प्रोसेसर। अगर साइज और स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो प्रोसेसर को कैटेगराइज किया जाए इसको, तो ये आपका जो है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है तो इसके रजिस्टर सेट भी 16 बिट के हैं। तो जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर हैं उसमें से पहला 4 जो है आपका, वो 8-8 बिट में भी बटा हुआ है। यानी कि ये जो 16 बिट रजिस्टर है, इसको 2 सेक्शन में बांट दिया गया है, हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर। तो आपको पता है हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर में क्या है, तो 0 to 15 जो आपका सीक्वेंसिंग है, उसमें 0 to 7 आपका हाई और लो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, और 8 to 15 आपका हाई ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल हो गया 16 बिट। तो अगर इंस्ट्रक्शंस हमको लिखना होगा, जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जब डिस्कस किए, कोई भी इंस्ट्रक्शंस को लिखना होगा, तो उस इंस्ट्रक्शंस को लिखने में हम मेमोरी वेरिएबल के साथ साथ अगर रजिस्टर यूज करेंगे, तो इंटेल 8086 के लिए अगर इंस्ट्रक्शन लिखा जा रहा है, तो उसमें रजिस्टर सेट भी इंटेल 8086 का लेंगे, ठीक है ना। अर्लियर जो हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखे, वो जनरलाइज रजिस्टर सेट को यूज करते हुए लिखे। वी आर नॉट राइटिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर। तो एट द मोमेंट जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां भी हम बताए थे कि राइट नाउ वट एवर इंस्ट्रक्शन यू आर राइटिंग रिटेन, that is not for the specific microprocessor, that is the generalized instructions. Once we discuss the specific microprocessor, then we will write the instructions for a specific microprocessor. तो जब आप स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर लाइक 8086 के लिए इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो वहां पर आपका जो है रजिस्टर भी 8086 का यूज होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर या जनरल पर्पस रजिस्टर का रोल है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने में, वो रोल आपको पता है, पहले से हम लोग डिस्कस किए हैं। उसका रोल ये है कि जो भी आपका ऑपरेशन या कंप्यूटेशनल जॉब होगा, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट को ये होल्ड करके रखेगा। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करने के लिए
अगर आप 16 बिट एलोकेशन चाहते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ पर AX, BX, CX और DX, X रिप्रेजेंटेशन जो है वो 16 बिट के लिए आपका है। और अगर 8 बिट का कोई डेटा एलोकेट करना चाहते हैं या विद इन 8 बिट एलोकेशन चाहते हैं, तो लो ऑर्डर बिट आपका AL, BL, CL, DL यूज कर सकते हैं। तो ये दैट इज द डिस्कशन अकर इन द लास्ट क्लास। नेक्स्ट टुडे विल डिस्कस, हाँ ये चीज भी डिस्कस किए थे कि 8086 के लिए अगर आपको लिखना होगा इंस्ट्रक्शन, तो जो एक्यूमुलेटर हम लोग जनरलाइज ले रहे थे, नाउ द एक्यूमुलेटर नेम इज AX फॉर 16 बिट एंड AL वी यूज फॉर 8 बिट। तो सेम इंस्ट्रक्शन इज रिटन, हाँ है ना, क्योंकि आपको ये भी पता है कि कोई भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर आपका जो है इंटेल 8086 में आपको लेना जरूरी होगा। अगर क्या बोल रहे हैं, जो सुई बादल को any doubts, then first share your doubts, then I continue the particular session. कुछ और पूछना है किसी को? नो सर। हाँ तो इसलिए कोई भी आप ऑपरेशन, आपको पहले से पता है कि ALU में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो देयर इज ए नीड ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर, और स्पेसिफिक जनरल पर्पस रजिस्टर यूज्ड फॉर ALU पार्ट ऑफ ऑपरेशन इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो जब भी आपका कोई ALU ऑपरेशंस के लिए आप कोई रजिस्टर यूज करेंगे, तो उसमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर आपका जो है इंटेल 8086 के केस में AX और AL दोनों यूज होगा। AX कब यूज करेंगे, जब 16 बिट डेटा को हैंडल करना है, और AL कब यूज करेंगे, जब आपको 8 बिट तक कहीं डेटा को हैंडल करना होगा। ये जस्ट उस तरह से आप इसको ऐसे समझिए कि इफ आपको जब 12 डिजिट का कैलकुलेशन करना है, 12 डिजिट कैलकुलेटर यूज करते हैं। अगर 12 डिजिट से ज्यादा का आपको कैलकुलेशन करना है तो 24 डिजिट में जाते हैं, ठीक है ना। अगर 24 डिजिट में भी से भी ज्यादा का कैलकुलेशन होगा तो 24 डिजिट वाला कैलकुलेटर क्या होगा, एरर जनरेट करेगा अगर 24 डिजिट से ज्यादा का कोई कैलकुलेशन होता है तो यू जस्ट अपग्रेड योर कैलकुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ द डिजिट अवेलेबिलिटी। उसी तरह से यहाँ पर आप रजिस्टर का भी यूज उसी हिसाब से करेंगे, यानी आप इंस्ट्रक्शंस को जब लिखेंगे तो 16 बिट। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस किए थे कि आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहां डेटा टाइप लेते हैं। डेटा टाइप सबको पता है क्या होता है? नहीं सर। डेटा टाइप का इंपॉर्टेंस भी हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का इंपॉर्टेंस कोई है प्रोग्राम में? एनीवन? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा टाइप इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? Without data type we can handle the instruction or procedures in our program or not? Anyone बताइए, लास्ट क्लास डिस्कस किए थे? सर लास्ट क्लास में आप नहीं थे सर। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि आप जब डेटा टाइप जो थे उनको, सारे लोग नहीं थे क्या जी? थे सर। हाँ तो बताए थे ना डेटा टाइप का क्या इंपॉर्टेंस है प्रोग्राम में। सर डेटा टाइप जो है स्पेसिफाई करता है, डिक्लेयर करता है वेरिएबल का डेटा किस टाइप का है और उसका साइज डिफाइन करता है। हाँ साइज हम बताए थे, साइज सिंपली सर डिक्लेयर करता है वेरिएबल साइज, को सर। रेंज, ठीक है ना, और मेमोरी स्पेस कितना आपका होगा वो साइज के हिसाब से आपका होगा। तो यहाँ भी जो 16 बिट और 8 बिट इज द साइज, ठीक है ना, साइज ऑफ द पर्टिकुलर रजिस्टर। जैसे आपका कोई भी पर्टिकुलर साइज के हिसाब से ही, जैसे एरे ही ले रहे हैं या रूम ले रहे हैं, रूम में जो आप साइज है उसी के हिसाब से आप सामान रख सकते हैं, रिसोर्स आप एलोकेट कर सकते हैं। अगर आपका जो है 2 रूम का अगर सामान है एक ही डायमेंशन का, तो एक रूम में आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, 2 रूम में ही आपको 2 रूम चाहिए, ठीक है। तो ठीक है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर है। दूसरा हम लोग ये भी देखे बात किए थे कि जैसे सी में आप टाइप मॉडिफायर यूज करते हैं,
तो टाइप मॉडिफायर 4 यूज होता है सी में, शॉर्ट, अनसाइंड, साइंड और लॉन्ग। तो ये टाइप मॉडिफायर किसी भी डेटा टाइप के पहले आप जब लगा देते हैं तो उसका रेंज, साइज, सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे इंटीजर बाय डिफॉल्ट आपका साइंड इंटीजर होता है, तो साइंड लिखते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इंटीजर जो है वो साइंड, कहने का मतलब कि जब इंटीजर बोलते हैं तो उसमें -32,768 से 32,767 ये रेंज होता है। तो ये रेंज कब होता है? ये रेंज होता है जब आपका निगेटिव और पॉजिटिव, साइन का मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों उस डेटा टाइप में वैल्यू जो वेरिएबल ले रहे हैं उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आ जाए। अनसाइंड इंट लेने से क्या हो जाता है कि ये जो निगेटिव सेक्शन है ये आपका खत्म हो गया। अनसाइंड मतलब कि ओनली पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। तो रेंज देखिए 0 to 65,535 हो गया उसी इंटीजर का, जिस इंटीजर का आप साइन इंटीजर, इंटीजर जब लिख रहे थे तो उसका रेंज कुछ और था। तो जब हम लोग इसका लास्ट क्लास भी देखे थे कोडिंग, तो कोडिंग में हम लोग दोनों तरह से कोडिंग देखे थे। जस्ट सी प्रोग्राम देखिए, अब यहाँ देखो, यहाँ तो हम लोग जो है टर्बो में दिखाए हुए थे। टर्बो C++ में हम लोग देखे थे, पता नहीं प्रोग्राम सेव किए थे कि नहीं। यस सर, किए थे सर प्रोग्राम से। प्रोग्राम सेव नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्रोग्राम सेव नहीं था, लेकिन वहाँ हम लोग देखे थे कि आपका जो है जो फाइल है इंटीजर, सिंपली देखिए टाइप मॉडिफायर का क्या रोल है। टाइप मॉडिफायर स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस सर, दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली एक मेन प्रोग्राम लिखे थे, और मेन प्रोग्राम में सपोज करो कि इंटीजर, सिंपल हम लोग लेते हैं इंटीजर एक n इक्वल टू 1 2 3 4 5 लेते हैं और एक रिवर्स ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही इसका रिवर्स ले लेते हैं, इंट रिवर्स भी हम प्रिंट ही करा देते हैं, ठीक है ना, स्टैटिक ले लेते हैं। और यहाँ कभी कभी हम लोग नहीं बनाते हैं, सिंपली प्रिंटफ अगर करेंगे तो डेटा टाइप का इंपॉर्टेंस और उसका जब हम टाइप मॉडिफायर यूज करते हैं तो क्या है सी हियर। तो n इज इक्वल टू, अगर हम कर दें यहाँ पर %d and we just print the value of n here, and similarly we print the value for reverse. Reverse is equal to %d rev, ठीक है, then get ch। now see, अब यहाँ पर जो है जब आप रन करेंगे सक्सेस Alt F9 सक्सेस Control F9। now see n is equal to 1 2 3 4 5 is okay, but your reverse is not okay. Are you getting the point? तो यही चीज हम लोग डिस्कस किए थे कि रिवर्स को अगर हमको इसको भी ओके बनाना होगा तो अभी हम लोग बताए कि अगर कोई टाइप मॉडिफायर यहाँ लगा दें, है ना, अनसाइंड इंट, अनसाइंड एक टाइप मॉडिफायर लगा दिए। अब क्या है, इसका रेंज जो है 0 से 65,535 जो अभी हम लोग साइड में देख रहे थे, अब ये हो गया। तो अब अनसाइंड इंटीजर के लिए अगर हम इसको रन करें, अभी इसका, हाँ अभी हम लोग क्या है इसका परसेंटेज करेंगे ना सर, परसेंटेज के लिए इसमें क्या हो जाएगा, परसेंटेज
यू यू हो जाएगा ना। नाउ सी, नाउ द प्रोग्राम आउटकम इज करेक्ट। Yes, sir. So why I discuss this thing, you just know the importance of data type। तो जैसे ही हम लोग अनसाइंड किए, तो अनसाइंड करने से ये रिवर्स का रेंज जो है क्या हो गया, रिवर्स का आपका रेंज जो है तो रिवर्स का रेंज आपका क्या हो गया, 0 से 65,535। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 65,535 हो गया, इसलिए आपका ये काम कर रहा है। लेकिन अगर जैसे ही आप इसमें 65,535 से ऊपर ले लेंगे, देखिए जस्ट सी हियर 65,536। नाउ अब सेम प्रॉब्लम आकर, ठीक है। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट, जस्ट सी रिवर्स इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. तो अब अगेन अनसाइंड इंट भी आपका काम नहीं कर रहा है। अनसाइंड इंट आपका काम यहाँ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका रेंज 65,535 था, हमने यहाँ 36 डाल दिया। लेकिन क्या 35 के लिए काम करेगा? हाँ, 35 के लिए आपका काम करेगा। काम कर रहा है ना? यस सर, एग्जीक्यूट हो रहा है। यस, दिख रहा है कि नहीं? यस सर, हो रहा है सर, हो रहा है, दिख रहा है। तो वही चीज हम यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं उस चीज को समझते हुए लिखना है। यानी अगर अनसाइंड इंट ले लेते हैं, जैसे आप सी में टाइप को मॉडिफायर को यूज करके रेंज ऑफ डेटा चेंज कर देते हैं, तो रेंज ऑफ डेटा जैसे ही चेंज हो गया, तब आप उस रेंज से ज्यादा का भी रेंज का डेटा दे। अब वहाँ रिवर्स का आप लॉजिक लगाइए, जो भी लगाइए, लेकिन अब वो वहां पर भी अनसाइंड इंट करने से भी आपका ये इतना ही रेंज तक है। तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या है, लॉन्ग लगा सकते हैं। अनसाइंड इंट से नहीं काम चल रहा है तो लॉन्ग लगा देंगे। तो जब लॉन्ग लगा देंगे तो जस्ट सी हियर, लॉन्ग लगा देंगे तो अभी क्या है कि यहाँ पर अभी आपका ये 5 डिजिट तक का रेंज यूज हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम लॉन्ग लगा दें, लॉन्ग इंटीजर यानी कि दूसरा टाइप मॉडिफायर, तब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एलडी करना पड़ेगा लॉन्ग इंटीजर के लिए। और यहाँ देखो, यहाँ हम आपका 7, 8, 9 कुछ भी लिख दें, ठीक है ना, ये आपका रेंज हो गया। इस रेंज में आपका जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ओनली बाय चेंजिंग द मॉडिफायर, by introducing the modifier, the range of data type will be changed. That's why I mentioned that range in this slide कि what is the role of type modifier। तो 8 बिट और 16 बिट जो बात कर रहे हैं, वो 8 बिट वहां पर क्या है 1 बाइट, और 16 बिट का मतलब 2 बाइट, जो यहाँ पर हम लोग 2 बाइट 4 बाइट अभी कर रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए जनरलाइज हम जो है निकालने का भी हम लोग फॉर्मुलेशन चेक किए थे कि कैसे निकल सकता है। तो इंट और साइंड इंट आपका सेम काम करता है, क्योंकि साइंड का मतलब होता है निगेटिव के लिए साइंड लिखा गया है, अनसाइंड का मतलब होता है जिसमें निगेटिव वैल्यू नहीं हो, ठीक है ना। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं है ना? No, sir. हाँ। नाउ द सेकेंड रजिस्टर विच इज यूज्ड इन 8086 इज बेस रजिस्टर। तो इसके लिए हम लोग ऑलरेडी एक एग्जांपल एरे का लिए थे, जिसमें बेस एड्रेस का कॉन्सेप्ट देखे थे। क्लियर है ना? बेस एड्रेस किसको कहते हैं? एरे के कंसर्न में, कॉन्टेक्स्ट में, बेस एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर कोई एरे है आपका, लाइक एरे ऑफ साइज 5, इंटीजर डेटा उसमें रख रहे हैं, तो इस एरे का 5 जो वैल्यू है, उसमें पहला जो वैल्यू आप ले रहे हैं उसका जो एड्रेस होगा दैट इज द बेस एड्रेस। क्लियर? नाउ दैट बेस एड्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का इफेक्टिव एड्रेस जो है वो इस बेस एड्रेस के थ्रू आपका जो है सेट होगा। तो अगर इंटीजर डेटा है तो उसके हिसाब से एक 2 बाइट आपका इनहांस होगा बेस एड्रेस में, रिस्पेक्टिव आपका लोकेशन इंडेक्स का एड्रेस निकालने के लिए। कैरेक्टर अगर होगा तो एक बाइट आपका बेस एड्रेस से मॉडिफाई होते हुए आगे बढ़ेंगे।
फ्लोट होगा तो 4 बाइट, यानी कि जो आपका जिस तरह का डेटा आपका एरे होल्ड कर रहा होगा उसके बेसिस पर आपका जो है बेस एड्रेस से इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट आप जनरेट कर पाएंगे। जी ओके। इसी चीज को यहाँ पर हम लोग प्रोग्रामिंग में भी देखते हैं कि जब आपका कोई भी पर्टिकुलर बेस एड्रेस आपको पता है, जैसे n का आपका बेस एड्रेस 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, बेस एड्रेस निकालने के लिए हम अनसाइंड इंटीजर इसको कॉल करते हैं, एड्रेस ऑफ n प्रिंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कोई एरे टाइप का वेरिएबल ले लें, ठीक है, तो एरे टाइप का वेरिएबल यहाँ पर हम तीनों के लिए लेते हैं। इंट के लिए लेते हैं एक इंट साइज सपोज करो 5, एक एरे लेते हैं जिसमें 5 नहीं लेते हैं, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, इसमें हम रखते हैं सपोज 1, 2, 3 वेरिएबल रखते हैं यहाँ पर। और एक हम लेते हैं कैरेक्टर बी, इसमें भी कैरेक्टर में भी सिंगल कोट में ए, बी, एफ, 3 वेरिएबल इसमें ले लेते हैं और एक फ्लोट ले लेते हैं FLOA। फ्लोट ले लेते हैं एक h इक्वल टू, इसमें रख लेते हैं 2.5, 6.8, 8.9, है ना। इसी के हिसाब से आपका एरे क्रिएट हो गया। नाउ सी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इफेक्टिव यानी कि बेस एड्रेस प्रिंट कराते हैं। तो बेस एड्रेस प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे बेस एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज यू। एड्रेस हमेशा हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है, एड्रेस ऑफ क्या है ए, ठीक है। सिमिलरली just take the copy of this one, paste. See, base address of, we just print base address of H and base address of B. Here we call the B and here we call H. Now see, first of all we print the base address, control F9, base address control F9. Let's see. Now the base address of A is 65,514. Base address of B is 65,510 and base address of, just note it down, इसको note कर लीजिए, all the base address. Now see what is the effect, जो वहां पर हम लिख रहे हैं, note कर लिया। Base address of array containing integer element, base address of B containing character element, base address of H containing float element. Now see the address will differ, all address is different. Now if you want to print the specific address, suppose if you want to print the specific address, now see, if you again we just use the shift, तो यहाँ पर if you want to print the address of
सपोज ए में आपका कितना एलिमेंट है? ए में कितना एलिमेंट है? 3 है ना? 3 है, Yes, yes sir. sir, yes sir. 3 है, इसका मतलब Yes, इसका sir. इंडेक्सिंग 0 1 2, साइज हो गया 3, इसका इंडेक्सिंग हो गया 0 1 2। अगर हम इस 3 का एड्रेस निकालना चाहें तो लोकेशन क्या होगा? 0 1 2। तो अगर हम यहाँ पर एड्रेस ऑफ लिखें A2 and we just print the value of address of A2. Now see, same thing we do for the next two, because more or less सब में 0 1 2 3 एलिमेंट लिया हुआ है, so we just take the copy and do the same for shift insert करने ठीक है। और एक और ले लेते हैं सी, तो बेस एड्रेस ऑफ ए की जगह यहाँ पर बी कर देते हैं और यहाँ पर एच कर देते हैं। नाउ डू द सेम इन हियर, इन दिस केस एच, हियर बी। नाउ सी, यू ऑलरेडी नोटेड डाउन द पर्टिकुलर वैल्यू। अच्छे बेस एड्रेस भी प्रिंट हो रहा है तो आप चेक भी कर सकते हैं। अब ये इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर के लिए डिफरेंटली काम करेगा। जस्ट सी हियर, नाउ सी, पहला ए इज व्हाट? ए इज इंटीजर, ए इंटीजर है ना? यस सर। Yes sir. ए इंटीजर है। Yes, sir. तो इंटीजर में आपका इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है, तो 0 प्लेस का जो एड्रेस 65,514 हुआ, 1 के लिए क्या हो जाएगा? 65,516, और 2 के लिए कितना हो जाएगा? 65,518। सही दे रहा है? Yes sir. 2 बाइट बढ़ाया। अब देखिए, बी इज योर कैरेक्टर टाइप। बी जो डेटा हमने लिया वेरिएबल, वो कैरेक्टर टाइप है, यानी कि बी इज द एरे containing character variable. Now the size of character is 1 byte. So B का बेस एड्रेस यानी 0th प्लेस का जो एड्रेस, जो वैल्यू है, उसका एड्रेस आपका 65,510 है, बेस एड्रेस। तो अब इसमें कितना बाइट बढ़ेगा? एक बाइट बढ़ेगा ना? Yes, sir. तो 1 प्लेस पर हो जाएगा 65,511। तो ए B2 प्लेस का जो है उसका एड्रेस कितना है? 65,512। इट इज ऑल्सो ओके। Now H is of float type, यानी H is the array containing float variable. So H is the array containing float variable, and the base address, that is the address of first element, that is the address of the element exist on 0th index, is 65,498. Now H यानी कि float का साइज कितना बाइट होता है? 4 बाइट। ऑलराइट, यस सर। Yes sir. हाँ, तो अब 0 का तो हो गया 65,498, 1 का क्या हो जाएगा? 65,498 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 65,502, यानी 65,502 होगा H1 पोजीशन पर जो आपका एलिमेंट है। तो H2 का क्या हो जाएगा? 65,502 में फिर 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 65,506। तो 65,506। इट इज ऑल्सो ओके। यस sir. हाँ, फॉर दैट रीजन आई डिस्कस दिस थिंग्स, ठीक है ना? यहाँ पर जो चीज लिखा गया है, इंटीजर, कैरेक्टर, ये 1000 इज एज्यूम्ड एट बेस एड्रेस। हम लोग मान लेते हैं अगर 1000 बेस एड्रेस हो तो क्या होगा। तो इट इज क्लियर व्हाट इज ऑफसेट एंड इफेक्टिव एड्रेस। इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। द एड्रेस ऑफ द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, और यू कैन से एलिमेंट in the allocation. So base register is what? So it is responsible for temporarily store the effective address during execution of an instruction. तो base register आपका जो है ये effective address को hold करता है। अभी आपने effective address देखा A का, B का और H का। A integer type था, A is also array, B is also array, H is also array, but A is the container of integer element, so it is integer array. B is container of character element, so it is character array, and H is the container of float variable,
दैट्स व्हाई इट इज ऑफ फ्लोट डेटा टाइप। तो साइज आपका इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट का डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से आपका डिफरेंट इंडेक्स पोजीशन पर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट निकालना जरूरी होगा आपको। अगर उस वेरिएबल के वैल्यू पर कोई भी आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं या किसी तरह का ऑपरेशन अगर एरे के ऊपर करना चाहते हैं, तो वहां पर उस एड्रेस को आपका जो है जरूरी होगा, उस एड्रेस को एलोकेट करना जरूरी होगा। तो एज लाइक एक्यूमुलेटर रजिस्टर, योर बेस रजिस्टर इज आल्सो ऑफ 16 बिट एज वेल एज 8 बिट। तो अगर 16 बिट रजिस्टर यूज करना होगा तो BX यूज करेंगे, 8 बिट यूज करना होगा तो BL यूज करेंगे। Now the same is written in this manner: move AL BL, that is for 8 bit, and move AX BX, that is for 16 bit। AL BL लिखने का मतलब है कि content of low order base register is transferred to the low order accumulator register। AX BX लिखने का मतलब है move AX BX, content of base register is transferred or assigned to the 16 bit accumulator register। Now after base register we have काउंटर रजिस्टर, ठीक है ना। अब काउंटर रजिस्टर बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, जो लूप यूज करते हैं उस लूप में हम काउंटर यूज करते हैं। तो काउंटर इज जस्ट यूज टू काउंट द नंबर ऑफ आइटरेशन, नंबर ऑफ पासेस, यू कैन से कितना नंबर ऑफ पास में आपका कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी है इंटेल 8086 में भी आपका काउंटर रजिस्टर है, वो भी आपका 16 बिट का है, और फर्दर ये दो भाग में बटा हुआ है, CL और CH। CL बेसिकली 8 बिट लो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है और CH जो है वो हाई ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। अगेन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कोई इंस्ट्रक्शन जब आप लिख रहे होंगे तो CX का यूज 16 बिट के लिए करेंगे, CL का यूज 8 बिट के लिए करेंगे। इज इट ओके? अब इसका मेन पर्पस क्या है काउंटर रजिस्टर का, तो इट इज यूज्ड इन लूपिंग एंड कंटिन्यूएशन और रोटेशन प्रोसेस। कोई काम का कंटिन्यूएशन को बरकरार रखने के लिए आप लूप लेते हैं, जैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को सम करना है तो यहाँ पर 10 तक काउंटिंग में आपका जो है सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपका ये 10 काउंटिंग जो है वो काउंटर वेरिएबल के थ्रू ही पूरा हो सकता है। तो यहाँ पर काउंटर रजिस्टर इज ऑल्सो डूइंग द सेम जॉब inside the computer। whenever any types of counting process is needed, then counter register maintain that counting process which is maintained by you in your programming language through looping control। यानी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही काम जब C में लिखेंगे, जैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है तो 1 से लेकर 5 तक लूप चला देते हैं और हर बार उस I के वैल्यू को हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो सेम थिंग इज इनसाइड द कंप्यूटर ऑल्सो। यहाँ देखिए एग्जांपल, जैसे I का वैल्यू 1 2 3 है, M इज इक्वल टू 10, N इक्वल टू 12 और P इक्वल टू 13 है। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर हम 10 12 और 13 ये जो वैल्यू है इस पर कोई भी ऑपरेशंस करना चाहेंगे तो हमको इंडिविजुअली करना पड़ेगा ना। यानी M का स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर ऑफ M, N का करना है तो स्क्वायर ऑफ N, P का करना है तो स्क्वायर ऑफ P। लेकिन अगर इसी तीनों वेरिएबल को हम जैसे अभी एरे लिए A3 या B3 यानी नाम का कोई एरे ले लें, तो A3 में हम ये अगर एरे लेते हैं और B3 में हम चाहें तो हम इसका स्क्वायर को स्टोर करके रख सकते हैं कि नहीं? तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ एरे। तो C में आप जब कोडिंग करेंगे तो एक एरे लिया आपने इंटीजर जिसमें वैल्यू रखा है और दूसरा एरे ले रहे हैं जिसमें एग्जिस्टिंग एरे के वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करके स्टोर करना चाह रहे हैं। तो I का वैल्यू आपका जो है यानी B3 या B जो आप एरे लिए हैं उसमें I इक्वल टू 0 टू I लेस देन 3 यानी 0 1 2 3 वैल्यू। तो BI कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो BI इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ AI इंटू AI, यानी AI का I का वैल्यू अगर 0 है तो A0 इंटू A0 यानी सेम वैल्यू 10 गुना 10, 12 गुना 12, 13 गुना 13। ये जब हम इंडिविजुअल सेपरेट वेरिएबल के थ्रू करते हैं तो सेपरेटली इसको हैंडल करना पड़ता है, एरे में ये एक ही बार में हो जाएगा। तो BI इक्वल टू ऐसा लिखिए या BI इक्वल टू पावर ऑफ AI कॉमा 2। तो AI का वैल्यू आपका I का वैल्यू 0 1 2 तक चलेगा,
तो A0, A1, A2। तो A0 जब आपका 10 होगा तो 10 का पावर 2, क्योंकि ये आपका बेस है और ये आपका जो है दूसरा जो पैरामीटर है वो एक्सपोनेंट है। तो AI में AI का वैल्यू जब 0 होगा तो A0 आपका यहाँ 10 है, तो 10 का पावर 2 100 हो जाएगा BI में। I का वैल्यू 0 यानी B0 प्लेस पर 100। और जब I का वैल्यू 1 होगा तो A1 इज व्हाट 12, तो 12 आपका बेस हो गया और पावर कितना है 2, तो 12 का पावर 2 144। तो I का वैल्यू 1 है तो B1 प्लेस पर 144 आ गया। उसी तरह से I का वैल्यू जब 2 होगा तो I का वैल्यू 2 यानी कि A2 आपका 13 है, तो 13 इज द बेस एंड एक्सपोनेंट इज 2, तो 13 का पावर 2 दैट इज 169। तो how the array gives you the support to handle the variable in easiest manner, because अगर हम 3 वेरिएबल से ऊपर उठेंगे 5, 10, 20, तब उस केस में नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ मेमोरी स्पेस आपका जो है वो होल्ड करेगा और सब अलग अलग स्पेस में ये अलग अलग ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो इन ईच एंड एवरी केस अगेन द काउंटर इज नीडेड एंड दैट काउंटर रजिस्टर इज मेनली यूज्ड फॉर हैंडलिंग द लूपिंग एंड कंटिन्यूएशन प्रोसेस। दैट्स व्हाई यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपका जो मेन पर्पस इसका क्या होगा, इट इज यूज्ड इन लूपिंग एंड कंटिन्यूएशन और रोटेशन प्रोसेस। एक ही काम को बार बार यूज कर। अब यहाँ पर क्या है कि काउंटर के लिए, अब जैसे यहाँ पर क्या है, आई आपने लिया होगा कुछ, आई का वैल्यू आपने यहाँ पर इंटीजर लिया होगा, तो अभी यहाँ मेंशन नहीं है इंटीजर, बट ये 1 2 3 रिप्रेजेंट द इंटीजर वैल्यू। तो आई जो इंटीजर है वो आपका ये तय कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं 16 बिट और 8 बिट। तो CX अगर हम इंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं इसका मतलब 16 बिट, और CL अगर यूज कर रहे हैं तो 8 बिट। ये जस्ट लाइक उसी तरह से है जैसे आप अगर इंटीजर आई लिखते हैं तो आई का जो रेंज होगा वो 2 बाइट के हिसाब से यूज होगा उस वेरिएबल के लिए, आई के लिए। अगर आप जो है कैरेक्टर आई लेंगे तो कैरेक्टर में 8 ही बिट होता है, 1 बाइट का 1 कैरेक्टर होता है, तब उस केस में आपका जो है एरे है वो 8 ही बिट तक का एलोकेट कर पाएगा डेटा, ठीक है ना। फ्लोट लेंगे तो फ्लोट, तो इस तरह से वेरिएशन, जैसे यहाँ पर इंटेल 8086 में 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो 16 बिट इंस्ट्रक्शन को हैंडल करना है काउंटर से या 8 बिट हैंडल करना है। तो दैट इज द सेम इन केस ऑफ C also. Now the data register we discussed, that is common to memory buffer register. You already have a concept of memory buffer register. तो memory buffer register के जैसा ही आपका डेटा रजिस्टर है। अब यहाँ डेटा रजिस्टर क्या होल्ड करता है, डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इट होल्ड्स द डेटा टेम्पोरली। तो अब आपका जो डेटा है वो 16 बिट या 8 बिट, यहाँ भी दोनों ऑप्शन है। अगर आप DX यूज करेंगे दैट मीन्स you are using 16 bit data register, and if you are using DL then you are using 8 bit data register. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. तो डेटा रजिस्टर का भी काम वही है प्रोग्राम में, क्योंकि आप जो डेटा टाइप लेते हैं वो डेटा टाइप एक्चुअली क्या होता है, उस डेटा वेरिएबल का रेंज और साइज फिक्स करता है। तो डेटा रजिस्टर में भी अगर 16 बिट लेंगे तो मैक्सिमम 16 बिट तक का डेटा वहां एलोकेट हो सकता है। अगर 8 बिट लेंगे तो मैक्सिमम एटमोस्ट आपका 8 बिट तक जा सकता है डेटा, ठीक है ना। अगर 8 बिट से एक्सीड करेगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा डेटा रजिस्टर, उस डेटा रजिस्टर में डेटा जो है वो होल्ड नहीं हो पाएगा। तो ओवरफ्लो फ्लैग सिचुएशन अराइजेज व्हेनेवर द लिमिट इज एक्सटेंड। जैसे अभी हम लोग देखे कि इंटीजर के रेंज से ज्यादा अगर रिवर्स में रख दिए, यानी इंटीजर साइन इंटीजर का रेंज जो आपका है वो मैक्सिमम पॉजिटिव के लिए 32,767 है, लेकिन वहां रख दिए 54,321, तो उस केस में हमारा जो प्रोग्राम है वहां पर डेटा जो है वो प्रॉपर्ली एलोकेट नहीं हो पा रहा है। तो वहां गार्बेज जो आपका वैल्यू ले लिया, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू आपको वहां दिखाना चाहिए था उसके जगह कोई भी गार्बेज वैल्यू वो दिखा दिया आउटपुट जब जनरेट हुआ। तो वो ड्यू टू विच फैक्टर, ड्यू टू स्टोरेज कैपेसिटी फैक्टर आपका वो अराइज हुआ। तो इसलिए प्रोग्राम में भी हम लोग अपने प्रोग्राम को यूनिवर्सल बनाने के लिए हाइयर रेंज ऑफ डेटा टाइप प्रीफर करते हैं, ताकि किसी भी तरह का एक्सेप्शन से आपका प्रोग्राम सफर नहीं करे, ठीक है ना। तो इसको आप देखिएगा, अभी कंटिन्यू चलेगा ये नेक्स्ट क्लास भी। तो मेमोरी बफर रजिस्टर जो अभी आप बताए
उसी से रिलेटेड है। तो इसके कंटेंट को एक बार रिव्यू करिएगा, जो अभी डिस्कस अभी तक कर दिए हैं उसको भी, और आपके सी के कॉन्टेक्स्ट में ही लिखा गया है ये, ठीक है ना, क्योंकि स्कैनफ प्रिंटफ आप सी में लिखते हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने एग्जाम्पल भी लिया है, तो आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ के और नेक्स्ट क्लास में तब आप अटेंड कीजिएगा नेक्स्ट क्लास, देन इट विल वेरी मच क्लियर टू यू।